हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ पॉलिटी के नोट्स के विषय में, जो कि आपको इंस्टा मोजो की लिंक पर उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे जो एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, हिस्ट्री आदि के नोट्स भी आपको इंस्टा मोजो की लिंक पर उपलब्ध हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की लिंक पर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो वहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें। उससे क्या होगा कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 6 मार्कर पर, जो कि पॉलिटी विषय से संबंधित है। तो हमारे जो पहला 6 मार्कर है वह है प्रशिक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता, प्रशिक्षण से लाभ क्या है और भारत की प्रशिक्षण संस्थाओं का वर्णन करें। तो प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं योग्यता में वृद्धि करता है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों की कार्यकुशलता और योग्यता में वृद्धि की जाती है। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो कर्मचारी बेहतर तरीके से कार्य संचालन कर सकें, इस हेतु इसकी आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए प्रशिक्षण को लाया गया या प्रशिक्षण दिया जाता है कर्मचारियों को। इससे लाभ क्या है? तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जो प्रशिक्षण से जो पहला लाभ है तो वह है कार्यकुशलता में वृद्धि। दूसरा है निर्णय क्षमता का विकास। तीसरा है सामंजस्य क्षमता का विकास और चौथा है प्रशासनिक क्षमता में सुधार। तो इस तरीके से यह प्रशिक्षण से हमें प्रमुख लाभ होते हैं कि कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, निर्णय क्षमता का विकास होता है, सामंजस्य क्षमता का विकास होता है और प्रशासनिक क्षमता में सुधार होता है। प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं इसके? तो इसके जो प्रमुख तत्व हैं वह है ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, विकास और व्यवहारिकता। तो प्रशिक्षण के प्रमुख तत्व के अंतर्गत ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, विकास और व्यवहारिकता को शामिल किया जाता है। अब भारत की प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी मसूरी, जहां आईएएस को प्रशिक्षण दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, ये हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पर आईपीएस को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो यह हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, यह नई दिल्ली में है। इस प्रकार से यह भारत की कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री मसूरी, वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेदमी हैदराबाद, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली। इस प्रकार से इसमें हम इस प्रकार से निष्कर्ष दे सकते हैं कि इस प्रकार मानवीय क्षमता को सुधारने तथा कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे मानवीय क्षमता को सुधारने में मदद मिलती है तथा कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण साधन होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है तो वह है भारतीय संघवाद के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, या कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित हैं। तो इससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें मात्र 3,000 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं। आपकी 50 कॉपियों का मूल्यांकन सिलेक्टेड लोगों के द्वारा किया जाता है, साथ ही फीडबैक प्रदान किया जाता है और इसके तहत 20 जो प्रश्न पत्र रहते हैं उनकी मॉडल आंसर की भी आपको प्रदान की जाती है, ताकि आप अपने आंसर को किस तरीके से मॉडल बनाएं इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। आप स्वयं ही आप कर सकते हैं मूल्यांकन कि मैंने अपने उत्तर में क्या कमी छोड़ी थी, कि क्या कमी रह गई थी, कि जो मेरे प्रश्न में कम नंबर मिले और किस तरीके से मैं अपने उस प्रश्न को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसके पश्चात है भारतीय संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ। तो भारत एक संवैधानिक गणराज्य है। भारत एक संवैधानिक गणराज्य है। प्रोफेसर डी डी बसु के अनुसार भारत का संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और ना ही शुद्ध रूप से एक है, यह दोनों का संयोजन है। तो डी बसु ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वह ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और ना ही शुद्ध रूप से एक है, यह दोनों का समायोजन है। अब प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो भारतीय संघवाद के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं वह है क्षेत्रवाद। तो पहली जो चुनौती है वह है क्षेत्रवाद। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का 4 भागों में विभाजन है
और पश्चिम बंगाल से गोरखालैंड की मांग की जा रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से भी बुंदेलखंड की मांग की जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक पृथक राष्ट्र बनाने की या पृथक क्षेत्र बनाने की मांग की जा रही है। जो अन्य चुनौती है वह है शक्तियों का विभाजन। तो जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इसमें अधिकांश विषयों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है संघवाद के लिए। अब है राजकोषीय संघवाद की अनुपस्थिति, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, केंद्र की संविधान में संशोधन करने की शक्ति, राज्यपाल का पद जो कि हमेशा ही विवादित रहता है, भाषाई संघर्ष। तो इस प्रकार से यह प्रमुख चुनौतियां हैं जो भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित रहती हैं। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रवाद, शक्तियों का विभाजन, राजकोषीय संघवाद की अनुपस्थिति, शक्तियों का असमान प्रतिनिधित्व, केंद्र की संविधान में संशोधन करने की शक्ति, राज्यपाल का पद और भाषाई संघर्ष, यह प्रमुख चुनौतियां जो भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित हैं। अब हम इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं कि सरकार के संघीय ढांचे को भारतीय संविधान का मूल अंग माना गया है। यह भारत जैसे विस्तृत और विविधतापूर्ण देश के लिए सरकार का सबसे उपयुक्त रूप है। इस प्रकार से हम अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं कि सरकार के संघीय ढांचे को भारतीय संविधान का मूल अंग माना गया है। यह भारत जैसे विस्तृत और विविधतापूर्ण देश के लिए सरकार का सबसे उपयुक्त रूप है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देते हैं कि हमारी एक प्री की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसका मूल मंत्र यही होता है कि आप जितने से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ सॉल्व करते जाएंगे, आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। और जो मुख्य परीक्षा है उसमें राइटिंग प्रैक्टिस ही एक हथियार होता है जिससे आप मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारी मेंस की आंसर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 3000 रुपये में आपको 50 टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें संपूर्ण विषयों को समायोजित किया गया है। और संपूर्ण विषयों के अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, और आपके जो कॉपियां रहती हैं उनका सिलेक्टेड लोगों के द्वारा ही मूल्यांकन हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 6 मार्कर पर, जो कि है मध्य प्रदेश में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को समझाइए। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज का क्रमिक विकास निम्न प्रकार से है। 1948 में मध्य भारत क्षेत्र के गठन के बाद मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 लागू किया गया था। 1948 में मध्य भारत क्षेत्र के गठन के पश्चात ही मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 लागू किया गया था। 1948 में विंध्य प्रदेश की स्थापना के बाद 1949 में ग्राम पंचायत अध्यादेश के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। 1948 में विंध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात 1949 में ग्राम पंचायत अध्यादेश के बाद ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। 1949 में सी श्रेणी के रूप में गठित भोपाल 1942 में भोपाल राज्य पंचायत एक्ट पारित किया गया था। 1952 में भोपाल राज्य पंचायत अधिनियम पारित किया गया था। 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम पारित हुआ। 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। और 1993 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, जो कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में विभक्त किया गया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो 1993 का पंचायती राज अधिनियम था, उसको सर्वप्रथम लागू करने वाला जो राज्य था वह मध्य प्रदेश ही था। इसके पश्चात 2001 में मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम लाया गया। तो 2001 में मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम लाया गया और 2007 में मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन एक्ट लाया गया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश पंचायती राज को प्रभावी तरीके से लागू करने वाला देश का प्रमुख राज्य है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल के 5000 सब्सक्राइबर होने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई,
क्योंकि आप आज हमारी फैमिली जो है, हमारी यूट्यूब फैमिली 5,000 लोगों की हो गई है और हमें इसमें और सदस्यों को जोड़ना है ताकि सभी तक ज्ञान का प्रसार हो सके, सभी को महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति हो सके। इसलिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।